हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्हें के हालचाल कमोनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से किंगडम फंजाई थर्ड किंगडम ऑफ आरएस व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन दिया हमने किंगडम फंजाई का, हमने फंगस से रिलेटेड डिफिनेशन दिया, हमने हैबिटेट की बातें की, कहां कहां पर मिलेगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें किया, माइसीलियम हाइफा, देन सिनोसिटिक हाइफा, सेप्टेट हाइफा और सेप्टम के टाइप, हाइफा के टाइप, बहुत सारी बातें की। याद रखिएगा जो सेकेंडरी हाइफा होता है, जो डाइकैरियोटिक हाइफा होता है, जो M+N टाइप का हाइफा होता है, ये एक इंटरमीडिएट हाइफा है जो फंगस के लाइफ स्पैन में किसी स्टेज पर आता है। सो प्राइमरी हाइफा, मोनोकैरियोटिक हाइफा, हैप्लॉइड हाइफा, नॉर्मल हाइफा है और जो है लाइफ स्पैन में, लाइफ साइकिल में एक इंटरमीडिएट हाइफा आता है जहां पर N+N या अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई होते हैं। दैट काइंड ऑफ हाइफा रिप्रेजेंट डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। ठीक है, बात आगे ले चल रहे हैं। बात करता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल। सो हेडिंग लिया मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फंगस सेल। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस सेल वही हमें मेंशन करना है। सो ये यहां पर मैंने बनाया फंगस के सेल का आउटर लेयर, एंड आउटर लेयर ऑफ फंगस सेल इट इज कॉल्ड सेल वॉल। Below the cell wall there is presence of cell membrane, और cell membrane ये finger like infold शो करता है to increase transportation surface area, to increase transportation surface area। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस रहेगा नॉर्मल साइज का, क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट एब्सेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, 80s टाइप का राइबोसोम रहेगा। और यहां पर जो एक हाइलाइटेड पॉइंट है, वो हाइलाइटेड पॉइंट यह है कि गोल्जी बॉडी सिंगल सिस्टर्नी के फॉर्म में यहां वहां जहां तहां इन द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होते हैं। गोल्जी बॉडी इन द फंजाई कॉल्ड यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को एनिमल सेल के लैंग्वेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं, जहां पर सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल के लैंग्वेज में डिक्टियोसोम नाम देते हैं, जहां पर गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट अनकनेक्टेड फॉर्म में होते हैं। गोल्जी बॉडी को फंगस के लैंग्वेज में यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी बोलते हैं, जहां पर गोल्जी बॉडी केवल और केवल सिस्टर्नी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये यहां पर रहा साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा। बस इतनी ही बात हमें रिलेटेड टू फंगस सेल रिप्रेजेंट करना है। बात समझिएगा, बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये है सेल वॉल। सेल वॉल इट इज नॉर्मली, सेल वॉल इट इज जनरली या मोस्टली मेड अप ऑफ modified polysaccharide called NAG। ठीक है, सॉरी, पॉलीसेक्राइड कॉल्ड, नॉट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ऐसा बोल दे, पॉलीसेक्राइड कॉल्ड chitin, and this chitin it is polymer of, this chitin is polymer of NAG, that means N-acetyl glucosamine। ये एक मॉडिफाइड शुगर है। सो काइटिन का सेल वॉल बना है। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है जो बना है मोनोमर्स कॉल्ड एसिटिल ग्लूकोसामिन या N-एसिटिल ग्लूकोसामिन NAG। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। काइटिन ऑल्सो कॉल्ड फंगस का सेलुलोज, फंगल सेलुलोज।
फंगस सेलुलोज या फंगल सेलुलोज। और यहां पर एक एक्सेप्शन मैं मेंशन करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इन सर्टेन फंजाई फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ oomacetes cell wall made up of cellulose। oomacetes के बारे में हम डिटेल में डील करेंगे। oomacetes ये एक क्लास है ऑफ फंजाई जो रहते हैं वाटर में, एक्वेटिक फंजाई का ग्रुप है। सो फंगस का सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज या फंगस सेलुलोज। काइटिन एक पॉलीमर है विच इज मेड अप ऑफ NAG मोनोमर्स कॉल्ड NAG। थोड़ा सुनिएगा, काइटिन के अलावा थोड़ा सुनिएगा, इन सेल वॉल in addition to chitin, don't say chitin, it's chitin, प्रोटीन एंड लिपिड्स स्मॉल अमाउंट में, प्रोटीन एंड लिपिड्स ऑल्सो प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट में। बात पकड़िएगा प्लीज। ये यहां पर है सेल मेम्ब्रेन, ये यहां पर है सेल मेम्ब्रेन का इनग्रोथ, थोड़ा सुनिएगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग इनग्रोथ या इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड लोमासोम। क्या बोला जाता है? लोमासोम। इट इज कॉल्ड लोमासोम। तो सुनिएगा, मेम्ब्रेन के इनफोल्ड के नाम पर कहीं कहीं पर आउटग्रोथ बोलते हैं इसको, आउटफोल्ड, बट यहां पर हम बेसिकली इसको समझ रहे हैं इनग्रोथ के नाम पर। सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड के नाम पर हमने 3 टाइप के इनफोल्ड की बातें अब तक सुन चुके हैं। बोलो पहला इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? थोड़ा बोलो तो सही। दूसरा क्या है? तीसरा तो लोमासोम है। पहला आपने सुना है प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में मीजोजोम, दूसरा आपने सुना है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में लैमिलासोम, और ये हो गया तीसरा लोमासोम। थोड़ा सुनिएगा, इट इंक्रीजेज ट्रांसपोर्टेशन सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्ड है, श्योरली जो इनफोल्ड है इसका सरफेस एरिया नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होगा। तो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड या इनसाइड जिस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए लोमासोम इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। बात समझा? ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं साइटोप्लाज्म, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 80S राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल है 80S राइबोसोम, और जो मुझे अच्छा यहां पर नॉर्मल न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है, और ये है, तो सुनो, ये है यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी इन द फंगस सेल रिप्रेजेंटेड बाय स्कैटर्ड सिंगल सिस्टर्न, जिसको हमने यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी बोला। तो द फंगस का सेल सराउंडेड बाय सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन विच इज पॉलीमर ऑफ NAG आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज या फंगस का सेलुलोज। एक्वेटिक फंजाई का क्लास oomacetes में द सेल वॉल मेड अप ऑफ एक्चुअल सेलुलोज लाइक द एल्गी या प्लांट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है जो है यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी, लोमासोम, साइटोप्लाज्म, 80S राइबोसोम एक्सेट्रा। पॉइंट समझा? सिर्फ हमें इतनी ही बात रखना है फंगस सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा बताइएगा प्लीज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में होता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अगर फंगस है तो क्या मेरा बोलना ये सही होगा कि क्लोरोप्लास्ट दूर दूर तक, काफी दूर तक होगा ही नहीं, एज वेल एज क्लोरोफिल भी। सो यहां पर हम बोल सकते हैं फंगस सेल लैक्स क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, सीधे लिखे पिगमेंट्स नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स।
स्टोर्ड फूड मटेरियल की बातें करें तो स्टोर्ड फूड मटेरियल यहां पर होगा ग्लाइकोजन एंड ऑयल। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है, यहां पर भी ग्लाइकोजन एंड ऑयल, और प्लांट में होता है स्टार्च, एनिमल में होता है ग्लाइकोजन। सो याद रखिएगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल, stored food materials in the cell, in the cytoplasm, they are oils and glycogen and glycogen। तो ये सेल से रिलेटेड बातें हो गई, बात समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूं, फंगस में स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है एंड रिलेटेड टू फंगस के माइटोसिस, स्पेशल टाइप के माइटोसिस को हम नाम देते हैं कैरियोकोरोसिस। याद रखिएगा प्लीज, आप बात आगे ले चल रहा हूं। इन फंजाई स्पेशल काइंड ऑफ माइटोसिस प्रेजेंट called caryocorosis, कैरियोकोरोसिस कुछ और नहीं, इट रिप्रेजेंट को जो है क्लोज्ड माइटोसिस, इट रिप्रेजेंट एंडोमाइटोसिस, जहां पर थ्रू आउट न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन प्रेजेंट और स्पिंडल फाइबर सेल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट रिप्रेजेंट्स a kind of endomitosis या closed mitosis where nuclear membrane remain present throughout कैरियोकोरोसिस है, और यहां पर वर्ड यूज किया कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, एंड स्पिंडल फाइबर्स आर इंट्रान्यूक्लियर इन ओरिजिन या इंट्रान्यूक्लियर टाइप। स्पिंडल फाइबर्स आर इंट्रान्यूक्लियर टाइप, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्पिंडल फाइबर। कैरियोकोरोसिस स्पेशल टाइप का माइटोसिस। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं। एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ये कंसीडर कर रहा हूं एक सेल है फंगस का, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, और ये यहां पर न्यूक्लियस है। सो थ्रू आउट कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन प्रेजेंट, और जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो स्पिंडल फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस बनेंगे, ये मैंने बना दिया क्रोमोजोम्स जो अलाइन हुए हैं। सिंपल टाइप का रिप्रेजेंटेशन, डिटेल में नहीं जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। सो ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज प्रेजेंट रहेगा, और इसको मैंने बोला इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। बात समझा? सिर्फ इतना ही मुझे रिप्रेजेंट करना था, ज्यादा डिटेल में नहीं है, इतना ही जानना है अपने को। आइए प्लीज बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। लाइफ साइकिल में दो फेज होते हैं, फंगस के लाइफ साइकिल में दो फेज होते हैं। इनिशियल फेज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, इनिशियल फेज कॉल्ड एसिमिलेटिव फेज, एंड आफ्टर मैच्योरिटी स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज। सो यहां पर मैंने बोला लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई divided into two phases। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहला फेज लिया मैंने है वेजिटेटिव फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमिलेटिव फेज, ठीक है। पहला फेज बिगिनिंग फेज है, रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग फेज,
ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ साइकिल, स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ साइकिल, formed, can I say after spore germination, after स्पोर का जर्मिनेशन, स्पोर के बारे में हम आगे बातें करने वाले हैं। स्पोर के जर्मिनेशन से जो फंगस का बॉडी बनेगा, थैलस लाइक माइसिलियम बॉडी, स्पोर के जर्मिनेशन के जस्ट बाद जो है फंगस के बॉडी को हम लाइफ साइकिल के लैंग्वेज में वेजिटेटिव फेज बोला। इट इज, सुनो, इट इज इनकंस्पिक्यूअस, it is inconspicuous phase, not visible phase, not visible phase as a fungus body, as fungus body present, as fungus body present inside the substratum, inside the सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के अंदर, सबस्ट्रेटम पर स्पोर ग्रो हुआ और वही स्पोर सबस्ट्रेटम के अंदर नॉट विजिबल इनकंस्पिक्यूअस जो है बॉडी बनाया, वेजिटेटिव बॉडी, जिसको हमने एसिमिलेटिव फेज भी बोला। एसिमिलेटिव फेज नाम ही बता रहा है कि बिगिनिंग में जो स्पोर जर्मिनेशन से फंगस का जो है नेटवर्क बनेगा माइसिलियम का, वो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होगा, सो दैट ग्रोथ ऑफ द फंगस बॉडी होता रहे, इसलिए हमने इसको एसिमिलेटिव फेज बोला। और दूसरा फेज मैं यहां पर बोल रहा हूं रिप्रोडक्टिव फेज, reproductive phase, formed after certain maturity, formed after certain maturity in the vegetative phase. So स्पोर जर्मिनेट हुआ, उसने फंगस का बॉडी बनाया, वो फंगस का बॉडी सबस्ट्रेटम पर छुपा है, हाइड है, सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, वेजिटेटिव या एसिमिलेटिव फेज बोला, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ग्रोथ करते जा रहा है, सर्टेन मैच्योरिटी के बाद फंगस इंटर करेगा रिप्रोडक्शन में, इसलिए हमने बोला रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, सो डेवलप्स after maturity in vegetative phase, in vegetative phase, ठीक है, it is involved in reproduction, it is involved in reproduction, it is involved in reproduction। मेरी बात सुनिएगा, फंगस ग्रो हो चुका है, फंगस स्पोर जर्मिनेशन के बाद बना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करके वो इनफ मैच्योर हो चुका है, अब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगर पूरा का पूरा बॉडी, कंप्लीट बॉडी ऑफ द फंजाई इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, कंप्लीट बॉडी ऑफ द फंजाई एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, सो सच टाइप ऑफ जो है फंगस को या रिप्रोडक्शन को हम होलोकार्पिक फंगस बोलेंगे। और अगर फंगस के बॉडी का केवल पार्ट after maturity, only part of fungus thallus, only part of fungal mycelium involved in reproduction, तो हम उसको बोलेंगे यूकार्पिक फंजाई। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। सो बिगिनिंग का फेज वेजिटेटिव, एसिमिलेटिव, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा, इनफ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा तो जो है सेकेंड फेज ऑफ लाइफ चालू होगा, रिप्रोडक्टिव फेज। सीधी सी बात है, जैसे जुवेनाइल फेज और वही जुवेनाइल फेज बाद में अडल्ट फेज और वही बाद में अडल्ट फेज जो है, तो सेम ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं फंजाई, मैं कुछ समझाना चाहता हूं फंजाई, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं फंजाई आर ऑफ टू टाइप, एक है होलोकार्पिक फंजाई और दूसरा है यूकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई एंड यूकार्पिक फंजाई, थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस, कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस involved in reproduction, involved in reproduction, whole body
whole body acts as a reproductive unit. whole body acts as a reproductive unit. जल्दी से बताइए, मुझे बता दीजिए कुछ एग्जाम्पल बताइए जिसमें फंगस का पूरा बॉडी इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में। सही सोच रहे हो, सिंगल सेल फंजाई। अगर सिंगल सेल फंजाई है तो सिंगल सेल ही है ना, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। सो इट इज फाउंड इन, basically it is found in unicellular fungi. Basically it is found in unicellular fungi. For example yeast लिया मैंने, for example yeast। ठीक है, यहां पर देखिए जो है यूकार्पिक, मैंने बोला यूकार्पिक में पार्ट ऑफ फंगस माइसीलियम या फंगस बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन acts as a reproductive unit। केवल सम पार्ट इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन्वॉल्व होगा इन द रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं मल्टीसेलुलर फंजाई। ठीक है, माइसीलियल फंजाई भी बोलते हैं, माइसीलियल फंजाई। मल्टीसेलुलर फंजाई है तो बॉडी बना होगा फंगस का। यूनिसेलुलर फंजाई तो सुनिएगा, यूनिसेलुलर फंजाई आल्सो कॉल्ड नॉन माइसीलियल फंजाई। बोलो जो है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में माइसीलियम की बात किया था। माइसीलियम है क्या? इलोंगेटेड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला था हाइफा। तो हाइफा के जो है नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। तो माइसीलियम एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ बॉडी डिजाइन इन टर्म्स ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन इन टर्म्स ऑफ फंजाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ईस्ट में माइसीलियम होगा ही नहीं ना, क्योंकि ईस्ट सिंपल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होलोकार्पिक फंजाई नॉन माइसीलियल फंजाई हैं, जिनके बॉडी में माइसीलियम नहीं है, बॉडी एक ही सेल का बना है, वही एक सेल कंप्लीट। तो क्या मैं बोलूं ईस्ट के लैंग्वेज में, ईस्ट का मेन बॉडी एक्ट कर रहा है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के जैसा, और वही बॉडी आफ्टर मैच्योरिटी एक्ट करेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के जैसा। मल्टीसेलुलर फंजाई में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव बॉडी रहेगा, और वेजिटेटिव बॉडी का कुछ पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। पूरा का पूरा हाइफा या पूरा का पूरा माइसीलियम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट, समझ में आया? नहीं करेगा। बोलो। सो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं, in yeast single cell body involved both in vegetative growth एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, मल्टीसेलुलर फंजाई में कंप्लीट फंगस का थैलस वेजिटेटिव फेज रिप्रेजेंट करेगा, और रिप्रोडक्टिव फेज में केवल पार्ट ऑफ थैलस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बात समझा? बात क्लियर है ना? होलोकार्पिक यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल, यूकार्पिक मल्टीसेलुलर माइसीलियल फंगस को बोलेंगे। नॉन माइसीलियल फंगस मतलब बॉडी एक ही सेल का बना है, वही एक सेल ग्रो किया, इनफ ग्रोथ होने के बाद वही एक सेल। तो वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में एक ही सेल इन्वॉल्व है ईस्ट के लैंग्वेज में। बात रखा मैंने, बात आगे बढ़ाऊं इरेज करके इसको। ठीक है, समझा? इरेज कर रहा हूं। आइए चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर फंजाई फाउंड ग्रोइंग ओवर ट्री बार्क, ऐसे फंगस जो
ट्री के बार्क के ऊपर, आउटर पील्ड पार्ट के ऊपर ग्रो होते हुए मिलेंगे, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोलस फंजाई। दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोलस फंजाई। ध्यान दीजिएगा प्लीज। फंजाई, फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग या ओवर डंग। सो जो डंग के ऊपर, काउ डंग के ऊपर या बफेलो डंग के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ऐसे फंगस को हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। कॉप्रोफिलस फंजाई। तो सुनिएगा, फंजाई, फंजाई ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग ओवर वुड, लकड़ी के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। सो हम इसको बोलेंगे इपिजाइलिक फंजाई। नाम दिया हमने इपिजाइलिक फंजाई। याद रख सकते हैं, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं, यहां पर जाइलिक वर्ड यूज किया गया है, तो इपी का मतलब अबव, सेकेंडरी जाइलम, ऐसा हम अपने बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रख सकते हैं। जाइलम का मतलब वुड होता है। फिर मैंने बोला यहां पर फंजाई ग्रोइंग ओवर बर्न्ट वुड, बर्न्ट वुड को हम बोलते हैं जाइलोफिलस फंजाई। जाइलोफिलस फंजाई। जले हुए लकड़ी के ऊपर जो ग्रो हो रहे हैं उनको हमने बोला बर्न्ट वुड के ऊपर जाइलोफिलस फंजाई। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला फंजाई ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग ओवर हेयर्स एंड हॉर्न्स। हेयर्स एंड हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब जो है जो कैटल्स के सिंग होते हैं, हॉर्न होते हैं, उनके ऊपर ग्रो हो रहा है, तो हम ऐसे को बोलते हैं कीरेटिनोफिलस फंजाई। कीरेटिनोफिलस फंजाई, कीरेटिनोफिलस फंजाई। आ जाएगा हेयर्स, हॉर्न, स्किन भी आ जाएगा, स्किन एक्सेट्रा, नेल्स भी ले सकते हैं। हेयर्स, हॉर्न्स, स्किन एक्सेट्रा के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ऐसे फंजाई को हमने नाम दिया कीरेटिनोफिलस फंजाई। तो बेस्ड ऑन वेयर फंजाई सीन ग्रोइंग के बेसिस पर हमने लिया कॉर्टिकोलस, कॉप्रोफिलस, इपिजाइलिक, जाइलोफिलस एंड कीरेटिनोफिलस फंजाई। ठीक है, कीरेटिनोफिलस रेड कलर से लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जाइलोफिलस फंजाई, जाइलोफिलस फंजाई। बात समझा? इरेज करके ले चल रहा हूं फंगस की स्टोरी को आगे। ये इतना समझ में आ गया, टाइप ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन वेयर दे आर ग्रोइंग। इरेज कर रहा हूं। सो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा की बातें यहां पर हमने फिनिश कर लिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंगस से रिलेटेड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हेडिंग लिया हमने यहां पर रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन की डिटेलिंग अच्छे से समझेंगे हम। पहला यहां पर लिया हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, नॉट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉट एनी काइंड ऑफ स्पोर। तो इसमें मैंने पहला टाइप लिया जो है, पहला टाइप लिया फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसिकली, मोस्टली तो जो है बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है ये, मोस्टली बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। ऑल्सो फाउंड इन एस्को एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। बात याद रखिएगा, जो है बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर, आगे मैं हाईलाइट करूंगा, नहीं मिलता है। बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर होता है। तो सुनिएगा यहां पर क्या होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग या इंजरी या डिके ऑफ some part of main fungus
मेन फंगस हाइफा produces many fragments, ठीक है। तो सुनिएगा, each fragment grows into complete mycelium, complete thallus of new fungi। एक्सीडेंटल ब्रेकिंग हो रहा है वॉकिंग ऑफ एनिमल्स के थ्रू, फास्ट ब्लोइंग विंड के वजह से, कहीं से इंजरी हो गया, या कुछ पार्ट ऑफ द फंगस के हाइफा का लेंथ में कुछ पार्ट डीके हो गया और वहां से फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने। Each fragment has capability to form complete body of new fungus। इरेज कर रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन नाम ही काम बता रहा है, मेन पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट टाइप लिया हमने यहां पर बाइनरी फ्यूजन। अगेन बाइनरी फ्यूजन नॉन माइसीलियल फंगस में होगा। सो इट इज स्प्लिटिंग ऑफ unicellular non-mycelial fungi due to simply constriction into new daughter cells। स्प्लिटिंग मेन यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, ईस्ट, फिर से एग्जांपल आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, सिनकाइट्रियम भी ले सकते हैं, सिनकाइट्रियम सिंगल सेल फंजाई, ठीक है। सो ईस्ट बेसिकली तो बडिंग करता है, बट बाइनरी फ्यूजन के थ्रू वो अपने बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, नए फंगस में, नए न्यू डॉटर ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपली बाय स्प्लिटिंग, बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। इतना ही बोलना मुझे। थर्ड पे आते हैं बडिंग। थर्ड पे आ रहा हूं, बडिंग, ध्यान दीजिएगा, नीड योर अटेंशन। ईस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो सुनिएगा, बर्ड, नीड योर अटेंशन, बर्ड रिप्रेजेंट्स आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस, having stored food and nucleus, ठीक है। बर्ड इट रिप्रेजेंट आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस हैविंग स्टोर्ड फूड एंड न्यूक्लियस formed over parent body at specific region। पेरेंट बॉडी पर कहीं पर भी बर्ड या प्रो नहीं बनेगा, कहीं पर बर्ड बनेगा, याद रखिएगा, नॉट ऑल, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला इनफ ग्रोन बर्ड आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम parent develops into new progeny। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं मेन पेरेंट बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक रीजन में एक प्रोट्यूबरेंस बना, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, जिसके पास स्टोर्ड फूड भी है, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस भी है। ऐसे प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ जिसके पास है न्यूक्लियस, जिसके पास है स्टोर्ड फूड, उस प्रोट्यूबरेंस को हम नाम दे रहे हैं बर्ड। और बर्ड
इनफ मेच्योर बड डिटैचमेंट के बाद बनाता है नया प्रोजेनी। एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर ईस्ट, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये मैंने बनाया पेरेंट ईस्ट सेल, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है पेरेंट ईस्ट। ये यहां पर न्यूक्लियस है और ई यहां पर साइटोप्लाज्म है। अब इसमें बडिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग बडिंग या ड्यूरिंग बड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग बड फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन हियर, नीड योर अटेंशन हियर। ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पर स्पेसिफिक प्लेसेस पर एक आउटग्रोथ, एक प्रोटूबरेंस का फॉर्मेशन होगा। यहां पर ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, बडिंग फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। फेवरेबल कंडीशन जब न्यूट्रिशन भर भर के अवेलेबल है पेरेंट ईस्ट के लिए, पेरेंट ईस्ट का सिंगल सेल के लिए, तब एक प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ निकला और उस प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ में जो है साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड फूड मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, किस स्ट्रक्चर को, ये है आउटग्रोथ स्पेसिफिक रीजन पर, या ठीक है, इसी को मैंने बोला प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस, नीड योर अटेंशन। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस धीरे 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 शिफ्ट होगा, आएगा पेरेंट बॉडी और आउटग्रोथ के पास में। न्यूक्लियस वो ड्यूरिंग जब जो प्रोटूबरेंस बन रहा होगा उसी समय न्यूक्लियस जो बेसिकली डीप इनसाइड सेल होगा, सेंटर में होगा, न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा, आएगा, करेगा और आएगा जंक्शन ऑफ जो है पेरेंट बॉडी एंड द प्रोटूबरेंस, और यहां पर आके ये न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ है, ये न्यूक्लियस सेम ही है। तो सुनिएगा, नेक्स्ट यहां पर मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस migrates near junction of parent cell and protuberance, ठीक है, और वहां पर परफॉर्म करेगा, परफॉर्म्स माइटोसिस, बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या केवल कैरियोकाइनेसिस, परफॉर्म्स माइटोसिस। माइटोसिस में हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। सो ये है पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के स्पेसिफिक प्लेस पर प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस के अंदर साइटोप्लाज्म माइग्रेट हुआ, जो है सॉरी ट्रांसफर हुआ, स्टोर फूड और साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हुआ। ये यहां पर आ गया न्यूक्लियस नियर द जंक्शन ऑफ द पेरेंट सेल एंड द प्रोटूबरेंस। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो करेगा न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस गिव्स टू न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई पेरेंट सेल में रिटेन रहेगा और दूसरा न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाएगा इनसाइड द प्रोटूबरेंस। बात पकड़िएगा प्लीज, इनसाइड द प्रोटूबरेंस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर आउट ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई वन रिटेन्ड, आउट ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई वन रिटेन्ड बाय पेरेंट सेल, वन रिटेन्ड बाय पेरेंट सेल, अदर transferred या migrated, other transferred inside the bud, inside the bud या आउटग्रोथ बोलो, फिलहाल के लिए आउटग्रोथ बोलिए इसको, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, बड के अंदर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है पेरेंट सेल, ये अब तक प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ नाम दे रहे थे। कब तक आउटग्रोथ या प्रोटूबरेंस नाम दे रहे थे, तब तक नाम दे रहे थे प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ जब तक न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं हुआ था, और जैसे ही न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गया, कहां आउटग्रोथ या प्रोटूबरेंस में, प्रोटूबरेंस के पास ऑलरेडी स्टोर्ड फूड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, अब न्यूक्लियस भी आ गया। नाउ आई विल से इट एज बड, नाउ आई विल से इट एज बड। बड रिप्रेजेंट एन आउटग्रोथ, बड रिप्रेजेंट प्रोटूबरेंस एंड आउटग्रोथ जिसके अंदर है स्टोर्ड फूड और न्यूक्लियस। इनफ मेच्योर बड, इनफ ग्रोन बड डिटैच हो जाएगा, यहां से स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा,
सो स्प्लिट या डिटैचमेंट ऑफ बड, स्प्लिट या डिटैचमेंट ऑफ बड होगा। पेरेंट सेल अपना ओरिजिनलिटी रिटेन करके रखेगा और ये जो नया बड बना, ये जो प्रोटूबरेंस के अंदर न्यूक्लियस के ट्रांसफर के बाद छोटू सा बड बना, ये बड है न्यू प्रोजेनी। तो ये पेरेंट ईस्ट तो है ही, पेरेंट ईस्ट है ही, ये है न्यू प्रोजेनी ईस्ट बाद में न्यूट्रिशन गेन करके फिर से अपना साइज नॉर्मल कर लेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू। बाय द वे मुबारक हो, ईस्ट हुआ। ठीक है, तो ये था पेरेंट बॉडी के स्पेसिफिक प्लेस पर प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ फेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिशन के अवेलेबिलिटी में। उस आउटग्रोथ या प्रोटूबरेंस में स्टोर्ड फूड ट्रांसफर हो गया। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द जंक्शन पर जो न्यूक्लियस आया वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू दो न्यूक्लियाई में, एक रिटेन करेगा पेरेंट सेल, दूसरा ट्रांसफर हो जाएगा बड के अंदर। और जैसे ट्रांसफर हो गया प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस, हम प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ को बड नाम देंगे। इनफ ग्रोन बर्ड जब वेट ज्यादा होगा उसका, जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा पेरेंट बॉडी से डिटैच होके बना लेगा नया ईस्ट और पेरेंट की ओरिजिनलिटी रिटेन रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो दिस वाज द बर्डिंग इन द ईस्ट। साइटोप्लाज्म का जो है अनइक्वल डिवीजन होगा, ये ऐसी सारी बातें। ये स्टोरी ध्यान से समझ के रखिएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th में बर्डिंग फिर से आएगा, वहां पर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंग्वेज में हम बातें करेंगे। यही रेस कर रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल दिल में कभी कभी आता है, अभी नहीं आया। तो क्या ख्याल है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, नीड और अटेंशन। ये है पेरेंट ईस्ट, ये है पेरेंट ईस्ट। पेरेंट ईस्ट बर्ड फॉर्मेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग बर्ड फॉर्मेशन, पेरेंट ईस्ट बर्ड फॉर्मेशन के टाइम पर कभी कभी चेन ऑफ बर्ड्स बनाता है। थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर है पेरेंट ईस्ट के बॉडी पर बना एक बर्ड। ये बर्ड इमीडिएटली डिटैच नहीं हुआ, इस बर्ड ने फिर से बनाया बर्ड, ने बनाया फिर से बर्ड, ने बनाया फिर से नया बर्ड, ने बनाया फिर से नया बर्ड, ने बनाया फिर से नया बर्ड। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पेरेंट ईस्ट के ऊपर, कभी कभी पेरेंट ईस्ट के ऊपर देयर इज नो इमीडिएट डिटैचमेंट ऑफ ईस्ट बर्ड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स, चेन ऑफ बर्ड्स formed due to no detachment, due to no detachment। बात समझिएगा, पेरेंट बॉडी ने बनाया पहला बर्ड, वो बर्ड ने बनाया नया बर्ड, वो बर्ड ने बनाया नया बर्ड, वो बर्ड ने बनाया नया बर्ड, ने बनाया नया बर्ड, ने बनाया नया बर्ड। ऐसे में जो सबसे पहले पेरेंट बॉडी ने बर्ड बनाया, ये है ओल्डेस्ट बर्ड। हेलो बोलो तो सही, ये है ओल्डेस्ट बर्ड। बर्ड ने बनाया एक नया बर्ड, इस नए बर्ड ने बनाया एक नया बर्ड, ने बनाया एक नया बर्ड, ने बनाया नया बर्ड, ने बनाया, ये अभी अभी बनाया ना, तो क्या मैं बोलूं, ये है यंगेस्ट बर्ड, ये है यंगेस्ट बर्ड। बात समझा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है पेरेंट बॉडी अपने न्यूट्रिशन को पहले बर्ड में ट्रांसफर किया, फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है पेरेंट बॉडी, और जैसे जो है पहले बर्ड में न्यूट्रिशन ज्यादा होगा वो दूसरे, ऐसे सो ऑन। बात समझा? सो यहां पर दिस स्टेज ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स, दिस स्टेज ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स ओवर पेरेंट बॉडी, ओवर पेरेंट बॉडी। सुनो, इट इज कॉल्ड टोरुला स्टेज। नाम क्या देते हैं? टोरुला स्टेज। और इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड, तो सुनिएगा प्रोसेस, बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, कान से सुनिएगा। प्रोसेस ऑफ
formation of chain of birds, chain of bird. It is called torulation. It is called torulation. तो टॉरुलेशन प्रोसेस के थ्रू बर्ड डिटैच नहीं हो रहे हैं। टॉरुलेशन प्रोसेस में बर्ड के ऊपर नया बर्ड के ऊपर नया बर्ड के ऊपर नया बर्ड बन रहा है। पॉइंट समझा? सो पैरेंटिस्ट पर चेन ऑफ बर्ड का प्रेजेंस मुझे दिखा, मैं बोलूंगा पैरेंटिस्ट टॉरुला स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछा गया टॉरुला स्टेज कौन से प्रोसेस के थ्रू बना, तो मैं बोलूंगा टॉरुलेशन प्रोसेस के थ्रू। मैं बोलूंगा टॉरुला स्टेज, टॉरुला प्रोसेस के थ्रू टॉरुलेशन स्टेज में जो चेन ऑफ बर्ड पैरेंटिस्ट पर है उसमें अरेंजमेंट ऑफ बर्ड कैसा है, ओल्डेस्ट बर्ड जो है डाउन साइड है और यंगेस्ट बर्ड टॉप पर है। ऐसे को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ओल्डेस्ट बर्ड लोअर साइड और लोअर साइड या बॉटम पर है और यंगेस्ट बर्ड है टॉप पर। यंगेस्ट बर्ड है टॉप पर। अरेंजमेंट कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। Arrangement of bird called acropital arrangement, acropital succession या arrangement। बात समझा पक्का? सो टॉरुलेशन, टॉरुला और एक्रोपिटल अरेंजमेंट बात समझ में आया? ये यहां पर है पेरेंट ईस्ट, ठीक है। और ये जो चेन ऑफ बर्ड्स है इसका होगा विंड डिस्पर्सल, विंड डिस्पर्सल। चेन ऑफ बर्ड जो है, जब चेन ऑफ बर्ड में अप टू 4 to 8 चेन ऑफ बर्ड्स में 4 to 8 बर्ड्स हो सकते हैं। बाद में जब चेन ऑफ बर्ड का लेंथ इनफ हो जाएगा तो विंड के थ्रू ये बर्ड डिस्पर्स होते हैं यहां वहां अलग अलग प्लेस पर। बात समझा? तो ये था पूरा बर्डिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने यहां पर फिनिश किया ऑन द नेम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ऑन द नेम ऑफ बाइनरी फ्यूजन और ईस्ट के लैंग्वेज में खूबसूरत प्यारा सा हमने फिनिश किया बर्डिंग या बर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 टाइप के स्पोर के बारे में बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोर बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करता है स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर या जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर। हम स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, खोनिडिया, ऑइडिया और क्लेमाइडोस्पोर के नाम पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश करेंगे एंड बात आगे ले चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लासेज ऑफ फंजाई, सो ऑन। फिलहाल के लिए बताइए, जल्दी से बताइए आज का वीडियो लेक्चर में जितने भी बातें हुआ क्लिनिक क्लियर है, क्लिनिक ऑल क्लियर है? अगर क्लिनिक ऑल क्लियर है तो वीडियो को एक लाइक बनता ही है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रिकमेंड करिए बाकी स्टूडेंट को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल से जुड़ने के लिए। हम शॉर्ट वीडियोस भी चालू कर चुके हैं, बहुत अच्छा जो है टॉपिक अलग अलग तरीके से हम शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ऐड करते रहेंगे, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। फिलहाल के लिए कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा हमसे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।